हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स। हम जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स की सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने ड्रग का एब्सॉर्प्शन और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में जानकारी ली थी। जो फार्माकोकाइनेटिक्स की थर्ड प्रोसीजर है, जिसमें हम देखेंगे ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्क्रीन पे जो पेरेंट ड्रग दिया हुआ है, वो पेरेंट ड्रग क्या है एक्चुअली? पेरेंट ड्रग बोले तो जो भी जिस भी फॉर्म में हमने हमारा ड्रग एडमिनिस्टर किया था, उसको हम कहेंगे पेरेंट ड्रग। ठीक है? इसको आपको पता ही होगा दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था कि जो भी हमारा ड्रग है, जो भी हमने एडमिनिस्टर किया था, उसको हमारे बॉडी से एब्सॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में पहुँचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसका लिपोफिलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपका ड्रग जो है वो लिपोफिलिक नहीं है, तब तक आपका जो ड्रग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हर एक सेल तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है? तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेफिनेटली आपका जो ड्रग है, ड्रग लिपोफिलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? लेकिन आपको पता ही होगा दोस्तों कि जैसे कि किसी भी ड्रग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है? ड्रग का ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि जो भी जिस कारण से, जिस पर्पज से आपने ड्रग लिया था, उस ड्रग का पर्पस कंप्लीट होने के बाद उसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, एक्सक्रीट आउट करना होता है। ठीक है? तो एक्सक्रीट आउट किस मेथड से होगा? तो डेफिनेटली वो जनरली यूरिन से होता है। ठीक है? क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? आपकी किडनी है। और किडनी जनरली क्या करती है? यूरिन का प्रोडक्शन करती है। तो यूरिन में जनरली क्या होता है कि 99.99% क्या होगा? आपका वाटर होगा, राइट? तो वाटर सोल्यूबल। ठीक है? तो आपका जो ड्रग है वो आपके बॉडी से निकल जाने के लिए या फिर एक्सक्रीट आउट होने के लिए आपका जो ड्रग है वो पोलर होना या फिर वाटर सोल्यूबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? अनटिल एंड अनलेस आपका ड्रग जो है वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, वो आपका ड्रग फिर से रीअब्ज़ॉर्ब होते रहेगा और आपके बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है? तो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ड्रग है, वो ड्रग आपके बॉडी से निकलने के लिए उसका वाटर सोल्यूबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही जो चीज़ है, एक्सक्रीशन से पहले जो थर्ड स्टेप हमारी आती है, जिसको हम कहेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी पर्पज़ होती है कि आपका जो लिपोफिलिक ड्रग होता है, उसको क्या करना? हाइड्रोफिलिक करना। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ड्रग है, वो लिपिड सोल्यूबल से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है वाटर सोल्यूबल या फिर हाइड्रो सोल्यूबल, मतलब वाटर सोल्यूबल करना। ठीक है? यही इस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। ठीक है दोस्तों? आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये जो फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप इस पूरे जो पीपीटी स्लाइड है, पीपीटी स्लाइड में अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों कि पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? आपका लिपोफिलिक ड्रग है। लिपोफिलिक ड्रग प्रॉब्लम क्यों है? अनटिल एंड अनलेस आपका ड्रग बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगा, वो काफ़ी बार रीअब्ज़ॉर्ब होते रहेगा। जो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन से फिर से एब्ज़ॉर्ब और रीअब्ज़ॉर्ब होगा और डेफिनिटली वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये आपका क्या है? लिपोफिलिक ड्रग्स आर प्रॉब्लम फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको हाइड्रोफिलिक मेटाबॉलाइट्स में कन्वर्ट करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब मेटाबॉलाइट्स क्या होता है एक्चुअली दोस्तों कि जब किसी भी ड्रग या फिर मॉलिक्यूल से मेटाबॉलिज्म होने के बाद या फिर केमिकल प्रोसेस होने के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट। ठीक है? तो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, मेटाबोलाइट्स को क्या करना है आपको? हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, राइट? ठीक है? अगर आपके ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स होंगे, तो वो इजीली वाटर सोल्यूबल होंगे। इजीली वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है? तो डेफिनेटली दोस्तों कि यहाँ पे देखो आपने लिखा हुआ है कि विदाउट मेटाबॉलिज्म लिपोफिलिक ड्रग्स वुड बी रीअब्सॉर्ब्ड एंड रिमेन इन द बॉडी इंडेफिनिटली लीडिंग टू परमानेंट टॉक्सिसिटी। अभी मुझे बताइए दोस्तों कि एक एग्जांपल समझते हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? कोई भी दवाई है, कोई भी दवाई आपको जनरली एक टाइम, दो टाइम या फिर तीन टाइम खाने के लिए बोलता है। ठीक है? तो एग्जांपल लीजिए कि आपका जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया? 500 mg की जो पैरासीटामोल टैबलेट हो, पैरासीटामोल टैबलेट तीन टाइम खाने के लिए बोल दी। ठीक है? तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब आपने पहली बार 500 mg लिया, वो आपका लिपोफिलिक हो गया। मतलब ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था? लिपोफिलिक था। ठीक है? लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से क्या हो गया अभी? वो जो 500 mg था, उसका एक्सक्रीशन नहीं हुआ। और एक्सक्रीशन ना होने के अभी भी बॉडी में या फिर आपके ब्लड में 500 mg ड्रग ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है? राइट है? ठीक है? फिर आप क्या कर रहे हो? 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद फिर से 500 mg ले रहे हो। तो मुझे बताइए, ब्लड
स्ट्रीम में ये जो पूरा का पूरा ड्रग है, वो पूरा का पूरा ड्रग कितना हो गया है? 1000 mg हो गया। ठीक है, फिर से फिर से 6 घंटे बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से 500 mg ले रहे हो, तो टोटल काउंट कितना हो रहा है? 1500 mg इतना हो रहा है। ठीक है, तो क्या इतना ज़्यादा ड्रग आपके लिए ज़रूरी है या फिर रिक्वायर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए कि ये जो प्रोसेस है, ये आपको क्या समझाता है दोस्तों, कि आपका जो ड्रग है, वो ड्रग उसका काम होने के बाद, उसका पर्पस सॉल्व होने के बाद या फिर अचीव होने के बाद उसने क्या करना चाहिए, मेटाबोलाइज होते हुए, वाटर सोल्यूबल होते हुए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, ताकि ये जो 500 mg की रिक्वायरमेंट की जगह आपका जो बॉडी में 1000 mg तक आपके जो बॉडी ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पहुंच चुके हैं, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, टॉक्सिसिटी कहते हैं। मतलब टॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी ड्रग का या फिर केमिकल मॉलिक्यूल का ब्लड स्ट्रीम में इतना ज़्यादा बढ़ जाना जो उसका साइड इफेक्ट शो करे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी कहते हैं। उसका हार्मफुल या फिर पॉइजनस इफेक्ट दिखे, इसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये ना हो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ड्रग है आपको मेटाबोलाइज करते हुए आपके बॉडी से निकालना पड़ता है, एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि आपका प्रॉब्लम था लिपोफिलिक ड्रग्स, और लिपोफिलिक ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हुए हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स का सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअल मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पे, जिसका साइट्स कहते हैं हम। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर प्राइमरी साइट देखें तो जो लीवर है हमारा, ठीक है, जो ये जो लीवर है, ये जो लीवर्स के हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट्स में एक्चुअली जो एंडोप्लाज्मिक या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके जो एंजाइम बनते हैं, इस इन एंजाइम की मदद से आपका क्या होता है, एक्चुअली ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो ओवरऑल समझते हैं दोस्तों कि प्राइमरी साइट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ड्रग की या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग की प्राइमरी साइट कौन सी होती है दोस्तों, तो लीवर इज अ प्राइमरी साइट। ठीक है, और सेकेंडरी साइट पूछे तो क्या 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 कहना है आपको, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो किडनी हो सकता है, वो लंग्स हो सकते हैं, या फिर गट म्यूकोसा जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर स्किन हो सकती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है। ठीक है, कभी कभी अगर एंटीबायोटिक्स, हायर एंटीबायोटिक्स अगर दिए हुए किसी प्रेग्नेंट वुमन्स को, और प्रेगनेंसी के बाद अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से भी वो एक्सीड आउट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक सेकेंडरी साइट हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो आपकी सेल दिख रही है आपको, ये सेल कौन सी है दोस्तों, हिपैटोसाइट है। हिपैटोसाइट का मतलब ये होता है दोस्तों कि लीवर की सेल, और लीवर के सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम P450 बोलते हैं। ठीक है, ये साइटोक्रोम 450 एक्चुअली क्या होता है, आपके 50% से ज़्यादा ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो मेजर अगर आपको पूछा जाए कि एक्चुअल जो आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो किस एंजाइम की मदद से होता है, तो आपको क्या कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो साइटोक्रोम P450 जो नाम का एंजाइम है, वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली एक्चुअली आपके ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि सारे के सारे जो ड्रग्स है, वो सारे के सारे ड्रग्स साइटोक्रोम P450 के मदद से ही मेटाबोलाइज हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि हो गए ईस्टरेज, जैसे कि हो गया अमाइडेज, जैसे कि हो गया कॉन्जुगेज, ऐसे भी एंजाइम्स आपके हिपेटोसाइट्स में, साइटोसोल में या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, जिसके मदद से आपको नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम का मदद से होने वाला जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जनरली जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म दो टाइप से होगा। एक है आपका माइक्रोसोमल एंजाइम्स, और दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, तो साइटोक्रोम 450 जो एंजाइम है, वो जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हिपैटोसाइट्स में पाया जाएगा। ठीक है, और हिपैटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल में क्या पाए जाएंगे, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स पाए जाएंगे। एक्चुअली दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है कि आपके ड्रग को मेटाबोलाइज करना या फिर केमिकल सब्सटेंस जो भी बॉडी में उनको मेटाबोलाइज करना। ठीक है, तो आई होप चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड में क्या देखा हमने, इस स्लाइड में दो चीज़ें देखी कि आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है, उसकी प्राइमरी साइट लीवर होती है, लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके मदद से तैयार होने वाला जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं हम, साइटोक्रोम P450, जिसके मदद से एक्चुअली माइक्रोसोमल एंजाइम के मदद से होने वाला ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या सेकेंडरी साइट्स कौन से देखनी, किडनी देखी, लंग्स देखा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर गट म्यूकोसा देखा, स्किन देखी, प्लाज्मा देखा, इसी के साथ साथ
हमने जो ब्रेस्ट मिल्क था उसमें भी कुछ ड्रग्स बॉडी से एक्सिट आउट होते हैं, ये भी हमने इस स्लाइड में पूरे देखा थी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं दोस्तों कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्चुअली 3 पर्पस होते हैं। कौन से 3 पर्पस दोस्तों? कि इनपुट जो होता है, इनपुट जनरली क्या होता है? एक्टिव ड्रग होता है, ठीक है? तो पहला अगर देखें दोस्तों कि उसको क्या कहते हैं हम? बायो एक्टिवेशन बोलते हैं। बायो एक्टिवेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जनरली ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव होने के बाद उसको क्या करना पड़ता है आपको? लिवर में जाके साइटोक्रोम P450 के कॉन्टैक्ट में आके वो क्या होते हैं? मेटाबोलाइज़ होते हैं, और ये जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ये मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो मेटाबोलाइट्स एक्चुअली क्या करते हैं? एज़ अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट या फिर एक्टिव ड्रग का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जब जो आप एडमिनिस्टर करते हो, वो क्या होता है दोस्तों? इनएक्टिव ड्रग होता है। इसको मेटाबोलाइज़ करने के बाद क्या बनता है आपका? एक्टिव ड्रग बनता है, ठीक है? जो एक्चुअली आपके बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है? तो पहला जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला पर्पस है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, बायो एक्टिवेशन। और बायो एक्टिवेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा ये है? प्रोड्रग्स को एक्टिवेट करना, प्रोड्रग्स से मेटाबोलाइट्स बनाना, जिस मेटाबोलाइट से आपको थेरापेटिक इफेक्ट्स शो होंगे, ठीक है? ये हो गया आपका पहला पर्पस जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का हमने देखा अभी, ठीक है? इसको इसको हम बाद में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सेकंड पर्पस है इसका इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन क्या बोलता है कि जो हमने ड्रग लिया उसका पर्पस फुलफिल होने के बाद उसका जो ड्रग है उसको ड्रग को क्या करना पड़ता है आपको? एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अदरवाइज वो उसको जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो शो ही करता रहेगा, और आपको फिर से हमने जैसे देखा था पैरासिटामोल का एग्जांपल, वो वैसे आपको क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है? तो जनरली क्या होता है कि एक्टिव ड्रग जो होता है, एक्टिव ड्रग को आपको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका जो पर्पस है वो पर्पस उसको अचीव करने के बाद, ठीक है? ये हो गया उसका सेकंड पर्पस, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि अ, अगर कोई भी ड्रग अगर आप हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज़ कम होगा तो उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, और एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है? ये टॉक्सिसिटी ना हो, इसी को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है? जैसे कि हमने क्या बोला कि अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि आपने जो लिया था ड्रग, एडमिनिस्टर किया था, वो क्या था? आपका एक्टिव ड्रग था। अगर एक्टिव ड्रग को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इनएक्टिव ड्रग में, तो आपको क्या करना पड़ता है? मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, ठीक है? और इन केस अगर ऐसा हुआ कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस स्लो है, ठीक है? तो प्रोसेस स्लो होने की वजह से आपके बॉडी में जो है एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है? ये टॉक्सिसिटी ना हो इसकी वजह से बॉडी से उसको एलिमिनेट करने या फिर एलिमिनेशन प्रमोट करने के लिए ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों कि मेटाबॉलिज्म के पर्पस कौन से, तो पर्पस आप क्या कहोगे? पहला है आपका एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, बायो एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तब वो ड्रग क्या होता है? इनएक्टिव होता है, फिर जाके बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसका क्या होता है? एक्टिवेशन होता है, फिर वो थेरापेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ये हो गया उसका पहला इफेक्ट। फिर आता है तुम्हारा सेकंड, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना, जिसकी मदद से आपकी टॉक्सिसिटी रुक जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है? ये हमारे क्या हो गए? बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म के पर्पस हो गए, ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि मेटाबॉलिज्म के एक्चुअली क्या होती है कि दो मेटाबॉलिज्म की जो पूरी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर दो फेजेस में होती है, मतलब दो पार्ट्स में होती है, फेज वन एंड फेज टू। फेज वन को हम क्या कहते हैं? फंक्शनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फंक्शनलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप दो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या आपका ड्रग है, और ड्रग को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन किया जा रहा है। मुझे बताइए दोस्तों कि जब तक आपका ड्रग का मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट का मतलब कंप्लीट रहेगा, तब तक वो क्या करेगा? आपके बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता रहेगा। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि आपके जो ड्रग था वो ड्रग का काम होने के बाद, उसका पर्पस फुलफिल होने के बाद आपको क्या करना था? उसका इनएक्टिवेशन करना था, राइट? इनएक्टिवेशन करना था, ठीक है? तो मुझे बताइए दोस्तों कि जब तक आपका जो ड्रग है वो कंप्लीट है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तब तक वो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, बराबर, ठीक है? तो अगर आप इसी को क्या कर दोगे? ब्रेक डाउन कर दोगे या फिर उसको तोड़ दोगे, उस ड्रग को क्या कर दोगे? छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे, ठीक है? तो उसका डेफ़िनेटली क्या होगा? उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, या फिर उस ड्रग का जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट देने की कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है?
तो यही अचीव क्या करते हैं हम इस प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। ये फंक्शनलाइजेशन की जो अगर आपको किसी ने एग्जाम में पूछा कि फंक्शनलाइजेशन एक्चुअली जो फेज होती है बायोट्रांसफॉर्मेशन की उसमें क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस ड्रग को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है, बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जिसके मदद से वो जो ड्रग था वो कंप्लीट मॉलिक्यूल था, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ड्रग है वो थेरापेटिक इफेक्ट देने के काबिल नहीं रहता, वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो थेरापेटिक इफेक्ट देने की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरी केमिकल प्रोसेस हमने बात की थी, ये केमिकल प्रोसेस किस मदद से होती है, किस केमिकल प्रोसीजर से होती है, तो पहला है आपका ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, फिर तीसरा आता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर देते हो तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हो या फिर ऑक्सीजन निकाल देते हो तो उसको भी क्या कहते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या आता है दोस्तों, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लाइसिस का मतलब होता है आपका ड्रग के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, ठीक है। अगर एडिशन ऑफ वाटर से किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को ऊपर अगर आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो वो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों क्या फेज वन रिएक्शन में कौन सी चीजें आती है, तीन चीजें आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और तीसरा आता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो अगर ओवरऑल चीजें देखी जाए तो ऑक्सीडेशन में कौन सी चीजें आता है, तो एस ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, डीअल्कलाइजेशन, डीअमाइनेशन, ये तो आपको देखते ही समझ में आ रहे होंगे दोस्तों कि डीअमाइनेशन का मतलब क्या होता है कि अमाइन ग्रुप को निकाल देना, डीअल्कलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप को निकाल देना, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, अल्फा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि ऑक्सीजन का एडिशन कर देना, ठीक है। तो मुझे बताइए दोस्तों कि किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ज़्यादा पोलार बनेगा, और ज़्यादा पोलार बनने का ही मतलब क्या होता है कि ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बनेगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों पूरी प्रोसीजर्स का जो पर्पस है वो पर्पस क्या है दोस्तों, आपकी ड्रग मॉलिक्यूल को ब्रेक करना और उसको क्या करना, ज़्यादा पोलार बनाना, राइट, ठीक है। तो ये फेज वन रिएक्शन होने के बाद वो जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो मेटाबोलाइट्स क्या आ जाते हैं तुम्हारे फेज टू में जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। अभी कॉन्जुगेशन इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों एडिशन करना, ठीक है। फेज टू का जो भी पर्पस है दोस्तों, पर्पस क्या है दोस्तों, किसी भी फंक्शनल ग्रुप्स को अगर आप उस मेटाबोलाइट के साथ क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो जो कि ज़्यादा पोलर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल्स ही कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो फेज टू रिएक्शन है उसको हमने क्या किया है, दो फेजेस में या फिर दो टाइप्स में कन्वर्ट किया है, उसको क्या कहेंगे हम, माइक्रोजोमल या फिर नॉन माइक्रोजोमल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी जो कॉन्जुगेशन की रिएक्शन है वो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने वाले जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स है उनके मदद से अगर हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोजोमल फेज टू रिएक्शन, या फिर जिसमें पहला क्या आता है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन आता है। ग्लूकोरोनाइड मतलब क्या होता है, ग्लूकोरोनाइडेज एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से अगर ग्लूकोरोनाइड अगर आप उस मेटा फेज वन से बने हुए मेटाबोलाइट के साथ अगर उसको अटैच कर देते हो तो उसको क्या कहेंगे आप, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन कहेंगे, राइट, ठीक है। अभी सेकंड आता है दोस्तों कि अगर आप नॉन माइक्रोजोमल जनरली कहाँ होंगे, तो साइटोप्लाज्म में होंगे, कहाँ, हेपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है दोस्तों। उसमें अगर एसिटाइल ग्रुप अगर आप अटैच कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन या फिर एसिटाइल कॉन्जुगेशन कहेंगे, ठीक है। दूसरा है फिर आता है दोस्तों सल्फेट, सल्फेट का अगर कॉन्जुगेशन करते हो तो उसको क्या कहेंगे, सल्फेट कॉन्जुगेशन कहेंगे। फिर आता है ग्लूटोथियन, ग्लूटाथियोन, फिर आता है मिथाइल, फिर आता है एन एसिटाइल कॉन्जुगेशन, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, फिर आता है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ये पूरे के पूरे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इनका बेसिकली काम क्या है, जो फेज वन से बने हुए मेटाबोलाइट्स है उनके साथ जाके अटैच होना, और अटैच होने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोलार बनाना। अभी मुझे बताइए दोस्तों, इतने सारे जो नॉन माइक्रोजोमल या फिर माइक्रोजोमल एंजाइम्स की ज़रूरत क्या है, तो डेफिनेटली दोस्तों जो हम ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो एक एक टाइप का तो है नहीं, ठीक है। उसको जो केमिकल कंपोनेंट है वो अलग है, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद वो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ये जो वैरायटी आप देख रहे हो फेज वन से बनने वाले मेटाबोलाइट्स में, तो ये जो वैरायटी की वजह से डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट्स के लिए डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है।
ठीक है? तो ऐसा ना हो कि आपके बॉडी में एक डिफरेंट टाइप का मेटाबोलाइट बना और उसको मेटाबोलाइज़ या फिर पोलर बनाने के लिए आपके पास कुछ फंक्शन ग्रुप ही नहीं है या फिर एंजाइम्स ही नहीं है। ठीक है? तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से क्या गया है, डेफिनिटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यहाँ पे माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है। ठीक है? तो आई होप अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि ये क्या है आपका, ये जो है ड्रग है या फिर ड्रग का मेटाबोलाइट है, जो एक्चुअली कहाँ से बना है आपका, फेज 1 रिएक्शन से बना है। और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, ये जो रेड कलर की थैली दिख रही है आपको, ये रेड कलर की थैली मतलब ये एक्चुअली ये कॉन्जुगेशन है, राइट? ठीक है? तो आप यहाँ पे आप अच्छे से समझ में गए हो। फिर नेक्स्ट इसके बाद में आता है दोस्तों कि एंजाइम का इंडक्शन करना। एंजाइम कौन से एंजाइम का, माइक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन करना। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट आता है दोस्तों कि माइक्रोसोमल एंजाइम का इनिबिशन करना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली अगर आपने ये वाला लेक्चर का पार्ट डेफिनेटली बहुत ध्यान से पढ़ा होगा या फिर ध्यान से सुना होगा, या फिर मेरे लेक्चर करने के बाद अगर एग्जाम से पहले बुक से पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी रिकॉल करने में। ठीक है? और हमारी जो एग्जाम की सिस्टम है जनरली दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि सबसे सब कुछ पढ़ा ही होना चाहिए, सब कुछ याद ही होना चाहिए। ठीक है? तो जनरली ये जो हमारी एग्जाम की पूरी पैटर्न है, वो पैटर्न किस पे डिपेंड है, तो रिकॉलिंग या फिर मेमोराइजेशन पे डिपेंड है। ठीक है? तो जो ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मेमोराइज करके फिर रिप्रोड्यूस कर पाता है एग्जाम में, तो उसी को तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और उस जो जिसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वही तो टॉपर आता है। ठीक है? तो एक्चुअली ये जो हमारे एग्जाम की मेथड है, वो एग्जाम की मेथड एक्चुअली स्किलफुल बनने की या फिर सबसे ज़्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड तो है ही नहीं। ठीक है? तो हमारी जो एग्जाम की मेथड है पूरी की पूरी मेमोराइजेशन पे डिपेंड है। तो अच्छे से डेफिनेटली रिवाइज करके करके जाना है दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है? तो कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों कि एंजाइम इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है। एंजाइम का इंडक्शन मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा अभी कि आपका जो एक था आपका ड्रग, जो आपने एक्चुअली एडमिनिस्टर किया था। ठीक है? इसका क्या बना था, मेटाबोलाइट बना था। ठीक है? मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट जो एक्चुअली क्या था, पोलार था, बराबर। ठीक है? ये क्या था आपका नॉन पोलार, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, लिपिड सोल्यूबल भी बोलते हैं, राइट? लिपिड सोल्यूबल भी बोलते हैं, राइट? ठीक है? तो मुझे बताइए दोस्तों कि ये जो पूरा हमने देखा कि इसमें हेल्प कौन करता है, मेटाबॉलिज्म करने के लिए हेल्प कौन करता है, तो मेटाबॉलिज्म करने में तो हेल्प करते हैं आपके माइक्रोसोमल एंजाइम्स या फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है? तो एक इनमें से एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो, अगर आप मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, उसकी जो रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे कुछ एंजाइम का इंडक्शन करना पड़ता है। ठीक है? तो डेफिनेटली अगर आप जीपैट या फिर नाइपर जैसे एग्जाम्स में अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे अगर क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स या फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में से कौन से ऐसे एंजाइम्स है जिनको बूस्ट किया जा सकता है या फिर इनका रेट कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है? तो ऐसे कौन से एंजाइम्स है दोस्तों, तो डेफिनेटली वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स है। जैसे कि हमने बात की थी साइटोक्रोम P450 हमने देखा था ना। ठीक है? पिछले पिछले स्लाइड में, तो वो उसका रेट अगर हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, जिनका रेट हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो कम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो तो एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन सिर्फ किन चीज़ों पे लागू होगा, माइक्रोसोमल एंजाइम्स पे ही लागू होगा। ठीक है? वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स पे लागू बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि एंजाइम सिंथेसिस रेट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है? तो ये अच्छे से समझते हो दोस्तों, ड्रग यहाँ पे होगा मेटाबोलाइट आपका। ठीक है? और यहाँ पे होगा आपका एंजाइम, राइट? यहाँ पे होगा आपका एंजाइम। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आपने क्या कर दिया, एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ा दिया। एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ा दिया, तो मुझे बताइए दोस्तों, ड्रग क्या होगा अभी, बहुत फास्टली मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा। क्या हमने देखा दोस्तों कि आपका जो, अगर आपका जो ड्रग है, ठीक है, वो जो मेटाबोलाइट बन रहा था, जिस कारण से बन रहा था, जिस एंजाइम की वजह से बन रहा था, अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो ड्रग है वो ज़्यादा फास्टर एंड रैपिडली क्या होगा, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये क्या करता है दोस्तों, ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। ठीक है? ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आपकी जो मेटाबॉलाइट्स है बॉडी में, वो मेटाबॉलाइट्स का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो दोस्तों कि ये है आपका टाइम
और यहाँ पे आपके एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, तो जनरली मुझे बताइए दोस्तों, आपने ड्रग मेटाबॉलिज्म करने के बाद आपका जो ग्राफ था, ग्राफ कौन सा था? ऐसा था। ठीक है, फिर जब आपने देखा कि आपने क्या किया, एंजाइम के इंडक्शन या फिर एंजाइम को इंड्यूस करने वाले एजेंट उसके साथ एडमिनिस्टर कर दिए, जिसकी वजह से ड्रग का एंजाइम का मेटाबॉलिज्म या फिर सॉरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, क्योंकि एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि दोस्तों आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म था, यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। राइट, ठीक है, बढ़ गया, इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये था दोस्तों कि अभी आते हैं ड्यूरेशन पे। ठीक है, ड्यूरेशन का ये मतलब ये होता है कि ड्रग अगर ड्रग अगर जल्दी मेटाबोलाइज होगा, रैपिडली मेटाबोलाइज होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो एंजाइम था, एंजाइम एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ गई थी। ठीक है, एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ गई थी, इसलिए ड्रग आपका क्या हो गया था, रैपिडली मेटाबोलाइज हो रहा था। रैपिडली मेटाबोलाइज होने का मतलब है कि जल्दी ड्रग खत्म हो रहा है, और जल्दी ड्रग खत्म हो रहा है आपके बॉडी में से, इसका मतलब जो उसकी थेरेपेटिक इफेक्ट देने की कैपेसिटी थी वो क्या हो गई, आपकी कम हो गई। ठीक है, आपके बॉडी में क्या हो गया, आपके बॉडी में जो ड्रग था वो ड्रग रैपिडली कंज्यूम हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, जिसका मतलब उसकी जो ड्यूरेशन थी वो ड्यूरेशन भी क्या हो गई, शॉर्टन हो गई। बराबर। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल ड्रग की ड्यूरेशन थी, और ये क्या थी आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के बाद की ड्रग की टाइमिंग थी। ठीक है, तो ये जो आपको डिफरेंस इन दोनों में दिख रहा है, ये डिफरेंस क्यों हुआ है दोस्तों, कि आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यही था दोस्तों कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, थेरापेटिक फेल्यूर हो जाता है। थेरापेटिक फेल्यूर का जनरल मतलब होता है कि ड्रग की एक्टिविटी इतनी कम हो जाना कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट आपको शो ही ना हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक फेल्योर कहते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब एंजाइम की एक्टिविटी या फिर माइक्रोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, तो सिर्फ ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, उसके उसी के साथ साथ क्या क्या होता है कि हार्मोन का भी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या क्या हो जाएगा कि आपके जो हार्मोन्स बन रहे हैं या फिर विटामिन्स है बॉडी में, वो उनका भी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके द्वारा जो होने वाली एक्टिविटी आपके बॉडी में थी, उनकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये ड्रग है, और ड्रग के साथ आपने क्या कर दिया, एंजाइम इंड्यूसर ऐड करते हैं। इंड्यूसर ऐड होने की वजह से अभी एंजाइम की जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ जाने की वजह से मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, फास्टर हो गया। फास्टर होने की वजह से कम टाइम में मेटाबोलाइट जो था, मेटाबोलाइट क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब जो भी हमने देखा था वो एक्यूमुलेशन टॉक्सिसिटी वाला जो पार्ट देखा था। ठीक है, वो अगर कम टाइम में ज़्यादा मेटाबोलाइट आपके बॉडी में या फिर ब्लड में प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके साथ टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी यहाँ पे देख लिया दोस्तों। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कि जैसे मैंने बात की थी कि विटामिन डी का भी डिग्रेडेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो डिफिशियंसी हो जाएगी डेफिनेटली विटामिन डी की। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ऑस्टियोमेलासिया होगा या फिर रिकेट्स हो जाएगा। आपकी जो बोन्स है, बोन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे। इजीली वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगी, डेफिनेटली होकर आ जाएगी। सॉफ्ट होके वो मोल्ड होने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ड्रग के इंडक्शन या फिर एंजाइम के इंडक्शन की वजह से आपको देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों ऑटो इंडक्शन। ऑटो इंडक्शन का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है, जो भी आपने ड्रग लिया था वो खुद का इंडक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ठीक है, उसको कहते हैं ऑटो इंडक्शन। जैसे क्या तो अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो डेफिनेटली मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपने जो ड्रग एक थेरेपेटिक पर्पज के लिए लिया, ठीक है, वो खुद का ड्रग वो खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और खुद के मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ा देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो दोस्तों होता है कार्बामेज़ेपिन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डोज जो होता है, डोज इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों इंक्रीज करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि 100 mg एग्जांपल आपने जो ड्रग लिया, उसमें से क्या हो जाए, 70 mg वगैरह कुछ तो भी क्या हो जाए, डिग्रेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 30 mg ही सिर्फ आपके बॉडी में ड्रग रह रहा है, जिसकी मदद से मुझे बताया क्या थेरापेटिक इफेक्ट आपको शो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा 30 mg की मदद से। तो आपको क्या करना पड़ता है, 100 mg से आपको क्या करना पड़ता है, 70 mg तक उसको बढ़ाना पड़ता है, या फिर 170 mg तक बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऊपर का 70 mg सपोज
डिग्रेडेशन में चला भी गया तो भी आपके पास कितना ड्रग बच रहा है, तो 100 mg जितना ड्रग बच रहा है, जिसकी वजह से आपको थेरापेटिक इफेक्ट यहाँ पे शो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों में क्या होता है जनरली, एक एंजाइम है, ठीक है, ग्लूकोरोनाइड सॉरी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है दोस्तों कि आपका जो बिलीरुबिन होता है, वो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी मुझे बताइए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की लीवर में ये वाला एंजाइम जनरली प्रोड्यूस बहुत कम होता है। तो अगर ये एंजाइम ही कम प्रोड्यूस होगा, तो मुझे बताइए आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, ये जो बिलीरुबिन है, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में। ठीक है, और बिलीरुबिन की बॉडी में क्वांटिटी बढ़ना, जिसका ही मतलब क्या होता है, जॉन्डिस होता है। राइट, ठीक है, तो मुझे जनरली बताइए कि ये जो होता है, ठीक है, बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन आपकी बॉडी में जनरली प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन इसको मेटाबॉलिज्म भी होता है ना बॉडी में। ठीक है, किसकी मदद से होता है, इस एंजाइम की मदद से होता है। ठीक है, तो इन केस इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई, तो इसका डिग्रेडेशन भी क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके डिग्रेडेशन कम होना मतलब बॉडी में एक्यूमुलेशन क्या हो गया है, बढ़ गया। एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया मतलब क्या होगा, आपको क्या होगा, जॉन्डिस होगा, मतलब छोटे बच्चों को क्या होगा, जॉन्डिस होगा। ठीक है, तो जनरली क्या करते क्या 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 किया जाता है कि एक फिनोबार्बिटोन नाम की एक ड्रग होती है या फिर इंड्यूसर होती है, जिस जो क्या करती है, ये एंजाइम की एक्टिविटी या फिर एंजाइम का प्रोडक्शन आपके बॉडी में क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ये जो बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन आपके बॉडी से जल्दी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और एक्सक्रीट आउट होने की वजह से जो जॉन्डिस आपके बिलीरुबिन की वजह से हो रहा था, वो जॉन्डिस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप चीज़ें अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होंगे। यहाँ पे बिफोर वाला सीन है, यहाँ पे आफ्टर वाला सीन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर आता है दोस्तों एंजाइम का इनिबिशन करना। एंजाइम का इनिबिशन करना मतलब जैसे कि हमने बात की थी, ड्रग था, ड्रग से क्या हो रहा था, मेटाबोलाइट बन रहा था, किसकी मदद से बन रहा था, एंजाइम की मदद से बन रहा था। उसकी एक्टिविटी अगर कम हो जाए, उसका प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, आपके बॉडी में ये जो इतना सारा ड्रग है, वो ड्रग क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। राइट, और एक्यूमुलेशन का सीधा रिजल्ट क्या था, टॉक्सिसिटी थी। राइट, ठीक है, तो जनरली मुझे इतना क्लियर करने दो दोस्तों कि एंजाइम की एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो आपको थेरापेटिक फेलियर देखने के लिए मिलता है, और एंजाइम की एक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल के बारे में हम देख सकते हैं दोस्तों कि एक पेशेंट ने सपोज क्या किया, वॉरफेरिन नाम की एक दवाई ली। वॉरफेरिन क्या होती है दोस्तों, वॉरफेरिन हमारे ड्रग में एंटीकोगुलेशन के तौर पे काम करती है दोस्तों, कि हमारे बॉडी में जो क्लॉट्स बनते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं, वो क्लॉट्स ना हो, और या फिर अगर बन गए तो उनको डिसॉल्व करने की भी जो कैपेसिटी हो, तो कैपेसिटी किस में होती है, वॉरफेरिन में होती है। ठीक है, तो वॉरफेरिन जनरली क्या होती है कि एरिथ्रोमाइसिन या फिर सिमिटिडिन के साथ अगर आप ले लेते हो, ठीक है, जो ऐसी दवाइयाँ है जो ये वॉरफेरिन की एक्टिविटी क्या कर देती है, बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि वॉरफेरिन का डिग्रेडेशन वो कम कर देती है। ठीक है, वॉरफेरिन को डिग्रेडेशन करने वाले जो भी एंजाइम्स है, उनकी एक्टिविटी वो कम कर देते हैं। अगर डिग्रेडेशन की एक्टिविटी कम होगी तो वॉरफेरिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉरफेरिन की एक्टिविटी बढ़ना, इसी का मतलब क्या होता है कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है दोस्तों। ठीक है, कोआगुलेशन बिल्कुल नहीं होगा, और आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत इजीली ब्लीडिंग होने के चांसेस जो होते हैं, वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही थी आपकी टॉक्सिसिटी दोस्तों, कि यहाँ पे अगर समरी में देखा जाए तो इंड्यूसर्स क्या करते हैं, इनिबिटर्स क्या करते हैं, ये हमने इस वीडियो में जिससे भी हमने बात की अब तक यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या करता है, इंड्यूसर्स में इंक्रीज कर देता है, यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है कि ब्लड का प्लाज्मा जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देगा, कम कर देगा। ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, मतलब क्या करता है, ब्लड का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। ठीक है, रिस्क क्या है, थेरापेटिक फेल्यूर है इसका, रिस्क क्या है, टॉक्सिसिटी या फिर साइड इफेक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, एजेंट्स है, कुछ ड्रग्स के नाम या फिर एजेंट्स दिए हुए दोस्तों, कि जो ड्रग्स के सॉरी एंजाइम के मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, कि बायोट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक है, तो पहले आपका जेनेटिक्स, फिर आता है तुम्हारा एज, फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और फिर आता है तुम्हारा
पैथोलॉजी, ठीक है? अगर किसी इंडिविजुअल को अगर लिवर में इन्फेक्शन है या फिर उसको लिवर में सूजन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, ठीक है? तो जनरली क्या हो जाएगा, उसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का रेट है, वो रेट क्या हो जाएगा, जनरली वैसे भी कम ही हो जाएगा, ठीक है? या फिर जो जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद किसी और दवाई को ले उसी के साथ-साथ ले लेते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, इस कंडीशन में भी क्या होगा, उसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग का है, वो डेफ़िनिटली कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब किसी इंडिविजुअल ने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद लीवर को सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? और उस जो अल्कोहल को कंज्यूम किया, उसको बॉडी से मेटाबॉलाइज़ करते हुए बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है? लेकिन उसी के साथ-साथ ओवरलोडिंग के साथ मतलब ओवरलोडिंग करते हुए हमने क्या की, दूसरी वाली दवाइयाँ ले ली। तो अब क्या होगा कि पहले ही हमारा लीवर बिज़ी है किस चीज़ में, अल्कोहल को मेटाबॉलाइज़ करने में। फिर से हमने एडिशनली उसको टास्क दिया ड्रग को भी मेटाबॉलाइज़ करने में। तो उस पूरे सिनेरियो में क्या हो जाता है कि लीवर का टॉक्सिसिटी हो जाती है ठीक है? तो आई होप चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ये पूरी की पूरी समरी है दोस्तों। आप वीडियो पॉज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने माइंड मैप दिया है दोस्तों कि ओवरऑल हमने जिस भी वीडियो में टॉपिक के बारे में बात की, इस सब के बारे में हमने इस माइंड मैप को दिया है, ठीक है? जैसे कि बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव प्रॉब्लम क्या था हमारा, लिपोफिलिक ड्रग्स थे, ठीक है? रीअब्ज़ॉर्ब हो रहे थे, ठीक है? अगर हमको सॉल्यूशन क्या था, हाइड्रोफिलिक उसको बनाना इस जो ताकि वो ईज़िली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है? ये भी हमने देखा। तो गोल क्या था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सेफ एक्सक्रीशन था, ठीक है? फिर प्राइमरी साइट कौन-सी थी हमारी, लीवर थी। लीवर की जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स थी, साइटोक्रोम 450 की मदद से हमारा मोर देन 50 या फिर 60-70% का जो भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता, वो उसकी मदद से हो रहा था, ठीक है? जो साइटोसोल में होने वाले जो भी एंजाइम्स थे, वो कौन से थे, एस्टरेज थे, अमाइडेज थे और कॉन्जुगेज थे, ठीक है? फिर सेकेंडरी साइट्स थी कौन सी थी दोस्तों, किडनी थी, लंग्स थी, गट म्यूकोसा, स्किन, प्लाज्मा और ब्रेस्ट मिल्क, ये भी एक थी, ठीक है? फिर ज़ेनोबायोटिक जर्नी मतलब उसका क्या आउटकम्स क्या थे या फिर पर्पस क्या थे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वो पहला था इनएक्टिवेशन करना, एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव करना, ठीक है? या फिर बायो एक्टिवेशन था, इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव करना, या फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन जो भी हुआ है उसको नॉन टॉक्सिक बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, बराबर, ठीक है? फिर फेज़ 1 में क्या देखा हमने, देखो फंक्शनलाइजेशन देखा, फंक्शनलाइजेशन में कौन से रिएक्शन देखे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस देखा, ठीक है? और जैसे कॉन्जुगेशन में ग्लूकुरोनाइडेज, कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेट, ग्लूकोथियोन, कॉन्जुगेशन और अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन भी देखा, ठीक है? फिर एंजाइम इंडक्शन देखा, एक्सेलरेटर्स, फिर ब्रेक्स मतलब एंजाइम इन्हिबिशन को देखा, ठीक है? और फैक्टर्स भी देखे जो एक्चुअली बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आई होप चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि जो भी हमने इस वीडियो में बात की है। तो इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम के डीएम में हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स एक इफ़ेक्टिव नोट्स चाहिए होंगे तो, ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी जो वीडियो है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और आपके जो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर भी करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। हैव वेरी नाइस डे एंड बने रहे हमारे साथ मैन फॉर्मल ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।